नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। आज थोड़ी सी देरी हुई है, लेकिन देर आए हैं और हमेशा की तरह कोशिश किए हैं कि आज ज्यादा दुरुस्त आ जाए। दुरुस्त इसलिए क्योंकि मोदी और शाह, उनकी पूरी की पूरी टीम एक मंच पर बैठी हुई थी। पूरी टीम, अभी हम आपको दिखा देंगे। और उस मंच पे एक 20-21 साल का नौजवान, उसने मोदी सरकार को और मोदी के पूरे सिस्टम को 11 साल से जो चल रहा है दिल्ली में ना, उसको नंगा कर दिया, नंगा नग्न। अब इसमें बहानेबाजी भी खूब चल रही है। जब पूरी दुनिया सुनने लगी, देश तो सुनने ही लगा पूरा, तो क्या बहानेबाजी शुरू हुई? साहब, ये तो वाद विवाद प्रतियोगिता था, शैक्षणिक कार्यक्रम था। क्योंकि ये बच्चा कोई सामान्य बच्चा नहीं था। सामान्य होता तो भी ये भाजपाई उसको ढक देते। अब तक तो हो सकता है उस बच्चे के पिताजी का घर नापना जोखना शुरू हो गया होता। अगर कोई सामान्य बच्चा होता तो मान लीजिए उसके घर के एक एक इंच जमीन अब तक नप गई होती कि अतिक्रमण हुआ है तो बुलडोजर चला दो। लेकिन ये बच्चा बहुत हैवी वेट भाजपाई का बेटा है। इंदौर शहर के मेयर, इंदौर महानगर के मेयर, उनका पुष्यमित्र का बेटा है संघमित्र भार्गव। अब पुष्यमित्र भी सफाई में आ गए हैं। मैं भावुक जोड़ूं उसके पहले एक लाइन बस बता दूं। पिताजी भी आ गए सफाई देने। पिताजी कह रहे हैं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो शैक्षणिक कार्यक्रम था, वाद विवाद प्रतियोगिता थी। तो जिस खेमे में था बच्चा, उस खेमे से तर्क रख रहा था। मैं बिल्कुल पुष्यमित्र भार्गव की बात से सहमत हूं और मैं हर भाजपाई को यह बात कहना चाहता हूं कि जिस दिन भी आप सच बोलोगे, वो शैक्षणिक कार्यक्रम के बहाने बोलो, वाद विवाद प्रतियोगिता के बहाने बोलो, जब भी सच बोलेगा कोई भाजपाई बोलेगा, किसी भाजपाई का कोई परिजन जब सच बोलेगा तो मोदी सरकार नंगी होगी। जब जब सच बोलेगा, वाद विवाद प्रतियोगिता में सच बोला ना, तभी तो पूरे देश में वायरल हो गया। आज संघमित्र पुष्यमित्र से बड़ा हो गया सच बोल के। ये देखिए भाजपाइयों, बड़ा होने के लिए मैं नई तरकीब बता रहा हूं। सच बोलो, बड़े हो जाओगे। पिताजी से बड़ा हो गया बेटा। पिताजी को इंदौर में लोग जानते हैं, बेटे को पूरे देश पे जान गए। 2 मिनट, 2.25 मिनट की क्लिप। तो सच बोलना शुरू कर दो। और भावुक जरा जोड़ दो भैया, कंट्रोल रूम जोड़ दो। स्वागत है भावुक आपका। सीधे सुनवा देते हैं, सुनवाइए जरा। पुष्यमित्र भार्गव के बेटे संघमित्र भार्गव मांगती है और वेटिंग लिस्ट का आलम तो ऐसा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल टिकट लेने के बाद भी सफर नहीं कर पाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। महोदय, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। महोदय, सरकार कहती है कि कवच तकनीक सिस्टम से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको बात बता दूं कि 10 साल में पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसों में अपनी जान गंवाई है। क्योंकि महोदय, जब रेल के डिब्बे टूटते हैं, रेल पटरी से फिसलती है, तब सिर्फ उस रेल के डब्बे नहीं टूटते, एक माँ की गोद सूनी हो जाती है, किसी बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाता है और एक बूढ़े पिता की आंखों से उसकी आखिरी उम्मीद छिन जाती है। महोदय, स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात होती है, कहते हैं 400 स्टेशन हम एयरपोर्ट जैसे बनाएंगे, बनते कितने हैं? केवल 20। वहां पे भी जनता की आवाज आती है कि हाँ, चमकते बोर्ड तो है, लेकिन पीने का पानी महंगा है। और भीड़ की भीड़ वही है। लेकिन आज मैं आप सभी को कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट 2022 हमें यह बताती है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए जो जनता का पैसा स्टेशन बनाने के लिए स्वीकृत किया गया था, उसकी आज भी 80% परियोजनाएं बाकी हैं। उसके बाद जो 78% सुरक्षा पर पैसा खर्च करना था, उसे डाइवर्ट कर दिया गया
और इकोनॉमिक टाइम्स की 2020 हमें ये रिपोर्ट बताती है कि 300 करोड़ रुपए की कैटरिंग का निवेश एक ही कंपनी को दे दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सरकार कहती है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, लेकिन रेल में हो रहा है दलाल का साथ, निषेध का विकास और जनता का विनाश। ये तालियों की गूंज देखिए, ये जो सफाई देने वाले तालियों की गूंज देखिए। इतना ताली नरेंद्र मोदी के लिए नहीं बजती है किराए वीर से। क्या हो रहा है? दलालों का विकास, दलालों का साथ, दलालों का साथ, विशेष का विकास, विशेष का विकास और जनता का विनाश। बहुत अद्भुत है। मैं इसमें खाली एक बात समझ रहा हूं, और वही बात मैं चाह रहा हूं कि आगे आप से हम समझें, सब लोग समझें। इस बच्चे ने किसी भी कंपटीशन में बोला, तालियों की गड़गड़ाहट इसकी बातों पर मुहर लगा रही थी, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं इस पर राजनीति ना हो, ये वाद विवाद प्रतियोगिता थी, उनसे मैं एक बात उनके पिताजी से पूछता हूं। पिताजी एक लाइन में ये कह देते ना कि मेरा बेटा झूठ बोल रहा था, मेरा बेटा गलत बयानी कर रहा था। मोहन यादव बैठे थे, वो कह देते गलत बयानी कर रहा था इनका बेटा, मेयर साहब का बेटा सच बोल रहा है। हमने कई बार कहा है, सच खड़िया से, कालिक से, कोयले से दीवार पर लिखने वाला पत्रकार होता है। बेटा सच बोल रहा है, इसका मतलब बाकी पूरी भाजपा झूठ बोल रही है। पूरी भाजपा झूठ के बुनियाद पर नहीं खड़ी है। आज एक 20-21 साल के बच्चे ने साबित नहीं कर दिया भाऊ कि पूरी की पूरी भाजपा, मैं नरेंद्र मोदी, मतलब नरेंद्र मोदी समेत सारी भाजपा सिर्फ झूठों की फौज है और झूठ की गाथा गा रही है। एक तो आशीष जी, थोड़ी निजी बात करना चाहूंगा। मैं अपने आप को बधाई देता हूं एक बात के लिए कि वो अपने पिता का बेटा जरूर है, लेकिन वो अशोक वानखेड़े का भतीजा भी है। पुष्पमित्र भार्गव एक बहुत नामी वकील है इंदौर के, और मेरे बहुत अच्छे मित्र थे इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जब भी कोई राजनीति के किसी पद पे जाता है तो हम थोड़ी एक दूरी बना लेते हैं, क्योंकि वो जिस राजनीतिक दल से होता है, हो सकता है उनके विचार और हमारे विचार तो किसी राजनीतिक दल से नहीं मिलते। कांग्रेस वाले भी गाली देते हैं और बीजेपी वाले भी गाली देते हैं, लेकिन व्यक्तिगत संबंध व्यक्तिगत होते हैं। वो मेयर बन गए, मेयर बनने के बाद मेरा बहुत कम उनसे मुलाकात होती है या बात होती है, कहीं फंक्शन में मिल गए तो ही। लेकिन मुझे गर्व है आज कि मेरे भतीजे ने, कम से कम मैं गर्व से कह सकता हूं कि संघमित्र भार्गव एक अशोक वानखेड़े का भतीजा है, क्योंकि हम कम से कम अपने आप पे इतना तो दावा करते हैं कि हम सच परोसने का प्रयास करते हैं। वो वाद विवाद प्रतियोगिता थी, मैं मानता हूं, पक्ष और विपक्ष में बोलना था, मैं मानता हूं, लेकिन उसने यदि रेलवे के विपक्ष में बोला तो उस लड़के का रिसर्च, उस लड़के के आंकड़े कतई गलत नहीं थे। उसने कोई मनगढ़ंत आंकड़े नहीं करे। उसने ये नहीं कहा कि मेरे चाचा न्यूज लॉन्चर में बता रहे थे, ऐसा नहीं कहा। उन्हें नहीं कहा कि मेरे चाचा के दूसरे बड़े एक भाई है आशीष, वो बोल रहे थे, ऐसा नहीं कहा। वो सीएजी की रिपोर्ट को कोट कर रहा है, वो प्रधानमंत्री के वक्तव्य को कोट कर रहा है, और रेलवे मंत्री के वक्तव्य को कोट कर रहा है, बजट में किए गए वादे को कोट कर रहा है। और उसने आज एक विद्यार्थी की तरह से देखता हूं मैं, भूल जाइए कि वो पुष्पमित्र का बेटा है, एक होनहार विद्यार्थी है जो भारत का भविष्य के रूप में यदि हम उसको देखें तो आज भारत का भविष्य युवा क्या सोचता है देश को लेकर। और यदि ये सोचना गलत होगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यदि सिर्फ धर्म की अफीम परोसोगे तो ये जयराम श्री राम के नारे लगाने वाले लोगों में से है। आज का युवा यथार्थ पे बात करता है, तथ्यों को लेकर चिंतित है। आज का युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। यदि मेरे भारत का भविष्य ही चिंतित है तो फिर भारत के लिए चिंतित होना, ये मुझे भी लगता है सही है। आज उस लड़के को कतई कोई नहीं कहेगा कि तुमने क्या गलत किया। पिता बीजेपी के एक नेता है, इसका मतलब बेटे को झूठ बोलना जरूरी है, ये कतई नहीं। पिता यदि मेयर है तो वो शहर और उसकी राजनीति जाने, पिता राजनीतिक दल जाने, बेटे को कोई मतलब नहीं है। ना बेटे को कोई जरूरत है कि वो झूठ परोस के कि पिता जिस पार्टी में है उसके कुकर्मों के ऊपर चादर डाले। बेटे ने बोला, और हमेशा कहता हूं कि बच्चे जो होते हैं वो इनोसेंट होते हैं। आज कई सवाल ऐसे जवाब है, मैं चाहता था कि उसका जवाब इसका क्या हो सकता था। क्या ये हो सकता था कि संघमित्र झूठ बोल रहा है, इनको पता ही नहीं है, ये सो रहे हैं। बुलेट ट्रेन चालू होके आज कम से कम 6 साल हो गए, क्या कोई ऐसा बोलने वाला होता?
क्या कोई ऐसा होता? प्रधानमंत्री बुलेट ट्रेन में जापान में जाके बैठते और फोटो ट्वीट करते हैं, लेकिन अपने यहाँ की बुलेट ट्रेन कब चालू होनी थी, क्या हो गया था? बुलेट ट्रेन की इस देश को जरूरत है क्या? विश्व में जितनी जगह बुलेट ट्रेन चल रही, सब जगह लॉस में चल रही है। जापान में भी बुलेट ट्रेन लॉस में चल रही है। जापान बुलेट ट्रेन बेचने के लिए, कोई भी देश यदि जापान से बुलेट ट्रेन लेना चाहता है प्रोजेक्ट, तो जापान उसको लोन भी देता है, जो भारत को दिया। तो इनको लगता है कि बहुत ज्यादा, लोग बहुत इतराते हैं कि भारत ने 50 पैसे पे लोन लिया है, 0.50 इंटरेस्ट पे, आधा टक्का इंटरेस्ट पे। अरे जापान में आधा टक्का लगता है बैंक में पैसा रखने का। बैंक लेती है, आपने यदि बैंक में जापान में पैसा जमा किया तो आपको बैंक को पैसा देना पड़ता है जमा करने का, कि हमारे पैसे आप संभाल रहे हो। इसके लिए आधा टक्का बैंक को मिलता है। अरे हमको आधा टक्का बैंक ने लोन देके 1% कमाई करी, जो आधा टक्का देना था वो बच गए, और जो 1%, आधा टक्का और मिल रहा है उनको भारत से। किसी को जापान के बारे में पता नहीं, किसी को बुलेट ट्रेन के बारे में पता नहीं। रेलवे की बात करिए, आप खुद ही आशीष जी, मुझे तो लगता है कि हम दोनों में सबसे ज्यादा पीड़ित तो आप रहे रेलवे के। क्योंकि जब माताजी कहीं, जब माताजी बस्ती जाती है अपने, जब आपका जो गांव है वहां जाती है, तो आपने कई बार कहा कि बताइए ये 18 घंटे हो गए अभी तक ट्रेन नहीं पहुंची। कई बार ट्रेन 24 घंटे। किसी दूसरे रूट, 24 घंटे, एक बार तो ट्रेन किसी रूट पे ही चला दी थी, बताओ, किसी गलत रूट पे भी चल जाती है। ये भारत का भविष्य है। क्योंकि हमारे रेल मंत्री का मेजर काम क्या है? मैं ये नहीं कहता कि ये तो हमारे यहाँ 24/7 का पॉलिटिशियन चाहिए आशीष जी, कि वो राजनीतिज्ञ है, रेलवे मंत्री बन गया, रेलवे बोर्ड रेलवे चलाता है। लेकिन जो आदमी कारपोरेट सेक्टर में लाइजनिंग करता हो, जिसको हिंदी में दलाल कहते हैं, कारपोरेट सेक्टर के दलाल को यदि आप रेलवे में लाके बिठा दोगे, कम्युनिकेशन में लाके बिठा दोगे, आईबी में लाके बिठा दोगे, तो वो अपने उसको जो गुण है उसके दलाली के, उससे बाज नहीं आएगा। वो तो वहां पे भी वो करेगा। तो आज हमारे यहाँ क्या है, सिर्फ बताया जाता है कि रेलवे का ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन एक जमाने में देश की लाइफलाइन मानी जाती थी रेलवे। मुझे याद है कि जब ममता बहन जी रेलवे मंत्री बनी थी, तब उसके पहले जब उन्होंने बजट पेश किया, तो उन्होंने ये कहा था कि ये बजट में मैं कोई रोजी पिक्चर नहीं बना रही हूँ, मैं कोई बजट फायदे का बना नहीं रही हूँ। क्योंकि मुझे आज भी लगता है रेलवे चलाना ये देश की सामाजिक जिम्मेदारी है। रेलवे चलाना ये देश का धंधा नहीं है। सरकार धंधा नहीं कर रही कि रेलवे प्रॉफिट में हो। रेलवे लॉस में ही रहेगी, क्योंकि रेलवे उन गरीबों का आश्रय स्थान है कि जहां जो सबसे सस्ता ट्रांसफर, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का जरिया था, आने जाने का जरिया था, वो भारतीय रेल था। आप पुरानी इतिहास से देखिए, इस 2014 तक देखिएगा, रेल ये सामान्य इंसान की ही रेल थी। रेल कोई करोड़पतियों की रेल नहीं थी। लेकिन अब रेल करोड़पतियों की रेल हो गई है। हम इस बात पे इतराते हैं कि अब ऐसे स्लीपर कोच आ गए हैं, ऐसे बैठने की व्यवस्था आ गई है, आरामदायक चेयर है, तो उसके पैसे भी ले रही है सरकार। जब उसके पैसे लेती है, तो क्या आप समझते हो कि वो पैसे देने लायक भारत की सरकार है, भारत की जनता है? जिस देश में 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जीते हो, 5 किलो अनाज सरकार नहीं दे तो रात को भूखा सोना पड़ता है। ये गरीबों का देश है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। हमारे यहाँ भी जीएसटी के रिफॉर्म्स आए। जीएसटी के रिफॉर्म में प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हमने सस्ता इसलिए किया कि लोग खरीदे। इसका मतलब लोग माल तक खरीदने की स्थिति में नहीं थे। आपको टैक्स कम करके लोगों को कीमतें करके लोगों को बोलना पड़ रहा है कि अब कीमतें कम हो गई, आप तो खरीदो। ये आप क्यों कह रहे? क्योंकि परचेसिंग पावर नहीं लोगों के पास पैसा नहीं है, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, अकाल है, अतिवृष्टि है, बाढ़ है। हमारे यहाँ हमेशा कोई ना कोई आपत्ति आती रहती है, और आपत्ति के लिए सरकार हमेशा सिर्फ घोषणाएं करती है, उसका कुछ नहीं होता। तो रेलवे जो थी इस देश की लाइफलाइन थी। उस लाइफलाइन को आपने एकदम 5 स्टार कर दिया है, और आम आदमी के हाथ से रेलवे निकल गई है। रेलवे अब रईसों के चौचले हो गए। हमने सुना था कि जब यूरोप में लोग जाते हैं, लोग कहीं इंग्लैंड में जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि रेलवे कई बार प्लेन से महंगी हो जाती है। अब मैं कल ही मैं बनारस से आया शिक्षित, तो बनारस से दिल्ली जो ट्रेन है, उसका एसी फर्स्ट का जो किराया है, वो प्लेन से भी ज्यादा पड़ता है। प्लेन का किराया ज्यादा है। उसके बाद प्लेन के किराए तो बढ़ते घटते हैं, तो हमारे रेलवे ने भी वो डायनेमिक फेयर चालू किए। कई बार रेलवे की भी ज्यादा डिमांड हो जाती है, तो रेलवे की किराए भी बढ़ते घटते हैं। हमारे रेलवे मंत्री कहते हैं कि हमने वेटिंग लिस्ट खत्म कर देने की तय कर लिया है। आपकी यहाँ वेटिंग लिस्ट होगी नहीं भैया, जब टिकट इतने महंगे हो जाएंगे, ये सिर्फ करोड़पतियों के चोचले हो जाएंगे रेलवे में जाना, तो वैसे भी रेलवे में आपको आसानी से टिकट मिल जाएगा।
जिस दिन इस रेलवे का टिकट आम आदमी के पहुंच में होगा, उस दिन रेलवे में वाकई बैठने को जगह नहीं मिलेगी। ये वस्तुस्थिति है। उस मेरे भतीजे ने कोई गलत नहीं कहा, उसने वही यथार्थ पे जो कागज पे जो आंकड़े हैं वो रखे। यह बात अलग है कि स्टेज पे जितने भी लोग थे उसको मात्र प्रतियोगिता के और वक्ताओं के रूप में उसका आकलन कर रहे थे, क्योंकि ये जो नेता बैठे हैं ये अंधभक्त है, ये इतने बधिर हो चुके हैं, दिमाग से पैदल हो चुके हैं कि उस मंच पे बैठे हुए किसी भी नेता ने, हो सकता है उसके पिता भी बैठे हो, मैं उनको भी उनमें गिनता हूँ, मेयर को इंदौर के, वो भी बैठे होंगे, वहाँ कई ऐसे परिचित चेहरे दिख रहे थे। मैं दिमाग से बदतर थे, क्योंकि किसी की भी दिमाग में ये नहीं सोचा होगा ये जो लड़का बोल रहा है युवा आज, ये गलत क्या बोल रहा है। क्या वाकई हम इतने कुशासन करने वाले लोग हैं? क्या वाकई 14-11 साल में पिछले हम कुछ नहीं कर पाए हैं? 2014 से लेके आज तक यही होता आ रहा है। ये किसी ने सोचा नहीं होगा। वो बोले हाँ लड़का अच्छा बोलता है, लड़का अच्छा बोलता है, तथ्यों पे कोई ध्यान नहीं देते। मोदी जी अच्छा बोलते हैं, धारा प्रवाह बोलते हैं, मोदी जी झूठ पे झूठ बोलते हैं, मोदी जी अंडसंड बोलते हैं, मोदी जी इतिहास को मरोड़ते हैं, मोदी जी धर्म को मरोड़ते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं तो भी चलता है। रावण मरने के बाद राम ने कहा भरत उसके पैरों में बैठ के तू ज्ञान ले ले। कौन बताते हैं? हमारे अमित शाह बताते हैं। उनको ये पता नहीं कि भरत अयोध्या में था भैया, लक्ष्मण साथ में था, और ये राम की बात करते हैं। ऐसे कई कुपड़ जब इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर मैं कहता हूँ कुपड़ों का जब संगठन इकट्ठा हो जाता है तो वर्तमान में सत्ताधीश यदि कोई कहे कि प्रदेश के सबसे ज्यादा कुपड़ कहाँ है, तो हम भोपाल की तरफ नजर दिखानी पड़ती है कि भैया विधानसभा में चले जाइए, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये वस्तुस्थिति है। और नहीं, आज लेकिन उस इस ऐसे ही ये हाँ उस बच्चे के भाषण पर मंच वाले भले नहीं मुहर लगाए, वो मुस्कुरा रहे थे, चेहरा छिपा रहे थे, लेकिन जो वहां पब्लिक थी उसने मुहर लगा दी। वो तालियों की गूंज बता रही थी कि वाह बेटा, तुमने मंच पे सबको बिठा के सबको नंगा कर दिया, सब के सब देखो झूठे बैठे हैं बगल में। और क्यों कुशासन, क्यों? उस पर मोहन यादव को सोचना चाहिए था। मोहन यादव ने पूरा खनन प्रदेश बना दिया। हम लोग नहीं खनन के नहीं बारे नहीं में चर्चा करते थे जब हम उत्तराखंड, खनन के बारे जब में हम रेल झारखंड। नहीं नहीं जब हम रेलवे की बात करते हैं आशीष, तो हम केंद्र सरकार की बात करते हैं, लेकिन ये वाकया इंदौर में हुआ। इंदौर मध्य प्रदेश की कमर्शियल कैपिटल है। आज इंदौर में सबसे ज्यादा प्रकोप किसका है? इंदौर वाले जीएसटी को नहीं डरते, इंदौर वाले मंदी को नहीं डरते। इंदौर ये मिनी बॉम्बे शहर है, वो सेंट्रल पूरे भारत, सेंट्रल इंडिया का पूरा हब है बिजनेस का। वहां के लोग बिजनेस करना जानते हैं, लेकिन वहां के लोग ये जो नया टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया सीएम के परिवार का, यादव टैक्स, इससे डरते हैं। आज पूरा इंदौर से लेके उज्जैन पूरा बेल्ट जो है त्राही त्राही कर रहा है मुख्यमंत्री के परेशानी से। मुख्यमंत्री का पूरा परिवार वसूली में लगा हुआ है। वहां झगड़े चल रहे हैं। झगड़े इसलिए नहीं चल रहे कि इंदौर बहुत स्वच्छ है, तो इंदौर में स्वच्छता तो लोगों ने भौतिक स्वच्छता की है, रोड ठीक है, इंदौर में सड़कें स्वच्छ दिखती है, इंदौर में परिसर स्वच्छ दिखता है, लेकिन इंदौर के एडमिनिस्ट्रेशन में जो गलीचता है उसको स्वच्छ कौन करेगा? भ्रष्टाचार का बोलबाला है, उसको स्वच्छ कौन करेगा? वहां नेताओं में झगड़े हैं। यदि कैलाश जी नाराज हो जाते मुख्यमंत्री से तो इसलिए नहीं नाराज हो जाते हैं कि इंदौर में भ्रष्टाचार ज्यादा है, इसलिए नाराज हो जाते हैं कि मेरी दुकान, मेरे एटीएम पे आपका भाई कैसा आके बैठता है बड़ा, ये एटीएम तो मेरा था। वहां एटीएम की लड़ाई है, इंदौर के लोगों की लड़ाई नहीं है। आज इंदौर का सामान्य इंसान त्रस्त है इनके भ्रष्टाचार से। आज कोई बिल्डिंग बनाने में डरता है, कोई कॉलोनी काटने में डरता है, कोई नया इन्वेस्टमेंट वहां जाने में डरता है, क्योंकि उसके साथ ये जो यादव परिवार का सेस देना पड़ता है वो कहाँ से देगा? वो देगा तो उसके लॉजिस्टिक कहाँ से फिट होंगे? ये वस्तुस्थिति है इंदौर की। और मध्य प्रदेश में स्थिति क्या है? मध्य प्रदेश में स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे आए दिन जब खबरें छपती है और बुलाया जाता है मुख्यमंत्री को लताड़ने के लिए, और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में जाके बोलते हैं कि मुझे बार बार दिल्ली इसलिए बुलाया जाता है कि मैं उनका विश्वास पात्र हूँ। देखो, मूर्ख बनाने की कला कूट कूट के भरी है सब में। ऊपर बुलाते हैं डांट देने के लिए कि ये तुम्हारे विधायक कैसे तुम्हारे कंट्रोल के बाहर हो गए, ये तुम्हारे यहाँ इतना भ्रष्टाचार की खबरें क्यों आ रही है, ये क्यों हो रहा है, तुम्हारे परिवार को संभालो। उनको डांटने के लिए यहाँ बुलाया जाता है। जब ये वापस जाते हैं तो वहां जो पामिरियन पाले हुए हैं इनके, वो खबर ये देते हैं कि भाई साहब का बहुत वजूद, हर तीसरे दिन बुलाया जाता है दिल्ली में। विश्वास में लेते हैं। बड़े बड़े राष्ट्रीय मसलों पे भाई साहब की पूछ है कि भाई साहब क्या करना है, बताइए। उसमें दो ये चीजें है ना। ये नरेशन डेवलप किया जाता है। आज मध्य प्रदेश आशीष जी महीने में 2000 करोड़ रुपए कर्जा नहीं ले तो सैलरी नहीं दे सकते। मध्य प्रदेश में भयानक कर्जे में डूबा हुआ राज्य है। मध्य प्रदेश में इनकम नहीं के बराबर है। मध्य प्रदेश में यदि भोलेनाथ की नगरी में दारू बंद हो गई, यदि उज्जैन में शराब बंद हो गई, तो इसलिए नहीं बंद होगी कि भोलेनाथ के प्रति आदर है, इसलिए बंद हो गई क्योंकि कुछ चंद जो इनके ग्रुप के जो कार्टेल के ठेकेदार हैं
जिसके ऊपर तो हमने दारू के ऊपर और इनके परिवार के ऊपर तो विषय पर एक पूरी वीडियो किया था। ये इनको बेनिफिट होने के लिए बिल कटता है, महाकाल का भला होता है कुछ चंद लोगों का, बिल कटता है आने वाले कुंभ का कटता है पर प्रॉफिट में जाता है कोई। आज उज्जैन में यह हालत है, उज्जैन में यदि किसी को मकान बनाना है, खुद का प्लॉट लिया, खुद मकान लिया, बैंक से लोन लिया और मकान का नक्शा पास करने चला जाए तो उसको एक भी बुलाया जाता है दरबार में और बोला जाता है कि कितने का प्लॉट लिया, कितने का मकान बना रहे हो। वो तो सब ठीक है, आपने प्लॉट भी लिया, मकान भी लिया, उज्जैन में मकान बना रहे हो, आदमी का मकान होना चाहिए परिवार का, पहला मकान है आपका, बधाई हो आपकी। तो हमारा क्या, नहीं आपका क्या भाई साहब, आप जिस दिन भूमि पूजन हो जा आ जाना, आप आशीर्वाद देने या गृह प्रवेश के टाइम पे आ जाना, अरे वो सब ठीक है, जब तक हमारा यहाँ कुछ हिस्सा नहीं दोगे तब तक कहाँ जाएगा। तो मकान का टोटल एस्टिमेट का 1% देना पड़ता है, ये स्थिति है। मैं तो भक्त हूँ महाकाल जी का, वहां मंगलनाथ जी का। मैं तो 2 महीने में एक बार तो मैं उज्जैन जाता ही हूँ दर्शन के लिए, और उज्जैन में बहुत सारी मित्र मंडली है, बाप बाप करते हैं लोग। ये स्थिति हो गई है। एक जमाने में उज्जैन इस बात पे इतराता था कि हमारा मुख्यमंत्री है, आज उज्जैन अपने आप को कोसता है कि मुख्यमंत्री हमारा क्यों है। ये फर्क हुआ है। एक बड़े दिल्ली पत्रकार में थे भी मित्र, एक बड़े पत्रकार मित्र थे हमारे, बड़े नामी पत्रकार है इंदौर में, उज्जैन में, उन्होंने, बुजुर्ग है, हम बड़ी इज्जत करते हैं, तो उन्होंने हमको फोन करके बोला, अरे अशोक, उज्जैन में मुख्यमंत्री मिला यार, देखना लोग तेरे पास कागज वागज लेके आए, मत कुछ करना। हमने बोला हाँ दादा, हम क्यों करेंगे, मैं तो वैसी सुपारी पत्रकारिता करता नहीं, कोई कागज लेके आए तो करे, हाँ बहुत सारी बातें आए, खबरें आए तो फिर मैं करूंगा। बोले नहीं नहीं, उज्जैन का आदमी है, थोड़ा सा समय दो, देख उज्जैन का भला कर देगा। 15 दिन पहले उनका फोन आया, कब आ रहा है तू उज्जैन, तू आ जा यार, बहुत सारे कागज इकट्ठा हुए हैं, इसने अति कर दी है, अब उज्जैन त्राही त्राही हो गया है। ये उस पत्रकार के शब्द हैं। मतलब आप समझ सकते हो लोगों की फीलिंग क्या है। आज मतलब हमने संघमित्र से शुरू किया, लेकिन आज उज्जैन में आ जाए, मध्य प्रदेश में आ जाए, मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति में वाई वाई है। बरसात में कई जगह पूरी पूरी की पूरी फसल चली गई है, और स्वास्थ्य सेवाएं तो जो इंदौर में कहा था भागवत जी ने, आदरणीय भागवत जी ने इंदौर में कहा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य आम आदमी के आउट ऑफ रीच हो गया है, हाथ के बाहर चला दिखा गया। अब देते यदि हैं ना शिक्षा, स्वास्थ्य का हाल, स्वास्थ्य, हम साक्षात स्वास्थ्य जरा का, देखिए, जरा एक बिल्कुल दिखा अखबार दीजिए। की कटिंग दिखा दीजिए भैया, एक अखबार की कटिंग दिखा दीजिए, देखिए आप ये खबर, हालांकि हो गए 2 दिन 48 घंटे करीब हो गए, लेकिन ये खबर इतनी महत्वपूर्ण है। इंदौर जिस इंदौर मॉडल को मतलब कहा जा रहा है, ये भी एक मॉडल बेचने के लिए हो गया कि इंदौर देखिए, इंदौर सिटी देखिए। इंदौर में एमवाई हॉस्पिटल में चूहे के शिकार दूसरी नवजात की भी मौत। मतलब दो नवजात बच्चे, भ्रष्ट सिस्टम को चूहे पहले ही कुतर चुके हैं, ये मौतें चेतावनी है। एमवाई हॉस्पिटल में 2 नवजात बच्चे चूहे कुतर के मार दिए, दोनों मर गए बच्चे। आप कल्पना कीजिए, ये भारत का हेल्थ सिस्टम है। और ये जो मंच पर संघमित्र, जो पुष्यमित्र के पुत्र बोल रहे थे, उस समय चुल्लू भर पानी खोजना चाहिए था मोहन यादव जैसे लोगों को, दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को, कि कहा चुल्लू भर पानी मिले। लेकिन किस कदर मतलब बेशर्मी है कि उसमें भी जो है दांतें निपोर रहे हैं, वहां भी दांत निपोर रहे हैं। मतलब शर्म तो आनी चाहिए कि वो बच्चा एकदम से, उसने रेलवे, उसका सब्जेक्ट एक रेलवे का था। मैं तो शुक्र मनाता हूं, अगर कहीं उसका रेंज वाइड होता कि वो पूरी सरकार पर वाद विवाद होता, तो आज क्या होता, क्या तो होता। मोहन यादव के कपड़े खोल देता कपड़े मोहन यादव कोई। के, मैं इनकी इसलिए नहीं शेरवानी नहीं कहता बदलती हूँ, नरेंद्र मोदी की, इसलिए मैं जो नहीं कह रहा रोज हूँ कि दिल्ली वो की माल मेरे, बदलती। मैं आशीष जी इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरा भतीजा था। इंदौर का कोई भी नौजवान जो स्कूल और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, यदि वो थोड़ा बहुत बोलना जानता है और उसको वाद विवाद प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश सरकार का या मोहन यादव का एक कार्यकाल इस पे बोला जाए, तो ये इतनी इनकी मतलब थोड़ी भी लज्जा होगी, तो इसमें से कोई स्टेज पे बैठ नहीं पाएगा, भाग जाएगा। लेकिन ये निर्लज्जता का अमृत काल है, जैसा आप बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। और भारत, मध्य प्रदेश ये भारत के बाहर नहीं है, इंदौर तो केंद्र है, मध्य प्रदेश तो मध्य है भारत का। वहां तो निर्लज्जता पूर्ण रूप से हावी है, कोई लज्जा आती नहीं किसी को, कोई लज्जा नहीं। नवजात मतलब किस इंदौर की साफ सफाई की बात करते हो, इंदौर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल,
एमवाई हॉस्पिटल महाराजा यशवंतराव होलकर हॉस्पिटल है, वो होलकर महाराज के समय बना हुआ, और उसी से जुड़ा हुआ महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, एमजीएम कॉलेज बहुत प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज है देश में। वहां पे यदि चूहे बच्चों को कुतर के मार डाल देते हैं तो फिर कौन से बात का इंदौर स्वच्छ है? क्या बात स्वच्छता है फिर? सवाल है, हैं? स्वच्छ कहां से हो गया? एक मैं भयावह राहुल का स्थिति है। ट्वीट दिखा देता हूँ जरा, इसी पर राहुल का ट्वीट भी दिखा देते हैं। जो कंटेंट है वो सारा कम से कम लोग देखें। कोई जवाब नहीं है इस पर, कहीं कोई जवाब नहीं है। गाली पर चर्चा होती तो मुझे तो लगता है ये 2 बच्चे जिन नवजात बच्चों को चूहों ने मारा है, मध्य प्रदेश बंद इस पर रखना चाहिए कि आपके ना। बच्चे चूहे मार देंगे। नहीं, इंदौर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, सबसे बड़ा सोचिएगा, सत्य। 2 नवजात शिशुओं को की चूहों के काटने से मौत। ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि ये सीधी सीधी हत्या है, वाकई हत्या। यह घटना इतनी भयावह, अमानवीय और असंवेदनशील है कि इसे सुनकर रूह कांप जाए। एक माँ की गोद से उसका बच्चा छिन गया सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने अपनी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हेल्थ सेक्टर को जानबूझकर प्राइवेट हाथों में सौंपा गया, जहां इलाज अब सिर्फ अमीरों के लिए रह गया है और गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल अब जीवनदायी नहीं, मौत के अड्डे बन चुके हैं। प्रशासन हर बार की तरह कहता है जांच होगी, लेकिन सवाल यह है कि जब आप नवजात बच्चों की सुरक्षा तक नहीं कर सकते तो सरकार चलाने का क्या हक है? पीएम मोदी और एमपी के मुख्यमंत्री को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। आपकी सरकार ने देश के करोड़ों गरीबों से स्वास्थ्य का अधिकार छीना है और अब मां की गोद से बच्चे तक। मोदी जी, यह आवाज उन लाखों माँ बाप की तरफ से उठ रही है जो आज सरकारी लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। क्या जवाब देंगे? हम चुप नहीं रहेंगे। लड़ाई हर गरीब, हर परिवार, हर बच्चे के हक की है। ये मुझे लगता है राहुल के, मैं बहुत सारे रोज हम लोग ट्वीट पढ़ते हैं, नहीं, क्या सबसे है, सही, सबसे सबसे मारक ट्वीट है। सबसे वाकई कोई हक नहीं है सबसे यहाँ। इमोशनल ट्वीट ये दिखा मुझे। दूसरी हाँ। बात है, प्रधानमंत्री के माता जी के अपशब्द कहता है, कोई गाली देता है, वो गाली देने वाला, कोई पंक्चर लगाने वाला, वो अरेस्ट भी हो जाता है। उसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, ये भी साबित कर जाता है, बिहार पुलिस कहती है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री को गाली दी, माँ को गाली दी, माँ को गाली दी करके पूरा प्रदेश उद्विलित है। आज मैं उस मध्य प्रदेश के जनता के पुरुषत्व को आह्वान करता हूं कि प्रधानमंत्री के दिवंगत मां को यदि किसी ने अपशब्द कहा तो आप उत्तेजित होकर मार्च निकालते हैं, आप आंदोलन करते हैं, लेकिन आप ही के प्रदेश के एक मां के कोख से मां के कोख से बच्चे को चूहे खा के निकल जाते हैं और मां विलाप करके रह जाती है, तो क्या उस मां के आंसुओं का कोई हिसाब पूछने वाला नहीं है? कोई मर्द बचा नहीं है आप में जो ये सवाल पूछे कि इंसानियत मर गई है? होलकर, राजमाता होलकर, अहिल्या देवी होलकर के नाम से इंदौर जाना जाता है। क्या आज अहिल्या देवी होलकर का यह अपमान नहीं? अहिल्या देवी होलकर को वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है दुनिया में। अहिल्याबाई होलकर का मातृत्व के लिए जाना जाती है अहिल्याबाई होलकर। उन्होंने पूरे प्रजा को इतना प्यार से और इतना प्रेम से संभाला था कि आज सालों सालों बाद भी अहिल्या जी के नाम से पूरा इंदौर जाना जाता है और इंदौर नतमस्तक होता है। क्या मात्र मां अहिल्या की जयंती साबित करने से? आज मैं ताई जी को भी पूछता हूं ये सब सवाल। आज ये सवाल आशीष ताई जी को भी है। आदरणीय ताई जी हमारे माता समान है, सुमित्रा महाजन जी राजनीति से रिटायर्ड है, लेकिन क्या वो रिटायरमेंट इतनी बुरी तरह से रिटायर्ड हो गई है कि ये आवाज नहीं उठा पाती? मैं हमेशा ताई का आदर करता था क्योंकि ताई ने राजनीति हमेशा अहिल्याबाई होलकर जी को सामने रख के की है। ताई जब तक दिल्ली में थी, ताई के सामने कार्यालय में हमेशा माता अहिल्या देवी का ऐसा फोटो सामने लगा रहता था और ताई बोलती थी ये मेरा ऊर्जा क्षेत्र है, जहां से मुझे ऊर्जा मिलती है। तो आज उसी अहिल्या देवी के शहर में एक दूसरी माता भी है, सुमित्रा महाजन। क्या ताई इसका निषेध करेगी? क्या ताई इस पे कुछ बोलेगी? क्या ताई अपने सरकार से सवाल पूछेगी? मात्र जयंती मनाने से या अहिल्या देवी के स्टैचू को, वो प्रतिमा को हार पहनाने से और अहिल्या जी की जय बोलने से
प्रातस्मरणीय माता अहिल्या बोलने से काम नहीं होगा। अहिल्या जी की कोई थोड़ी सी अपने में उतरनी होगी। 1 मिनट लूंगा खाली। अगर आज पूरे मध्य प्रदेश और खासकर अहिल्याबाई होलकर तो इतिहास में लिखा पड़ा जाता है मध्य प्रदेश में, तो लोग जो है और खासकर मालवा में लोग देवी अहिल्या कहते हैं। देवी अहिल्या, देवी अहिल्या का के इलाके में, क्षेत्र में, उस राज्य में अगर जरा भी पौरुष है तो सवाल उठना चाहिए, क्यों? वो देवी अहिल्या है जिसने एक गाय के बच्चे के मरने पर अपने बेटे को, अपने पुत्र को उस देवी ने सजा दी थी, सजाए मौत। गाय के बच्चे के मरने पर भैया, और आप लोग इंसान का बच्चा चूहे काट दे रहे हैं और उसी शहर में आकर के मुख्यमंत्री दांते निपोर रहा है। भाई बताओ कहां थे? ये वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही थी तो इंदौर कहां सोया हुआ था? वो जो सामने बैठे लोग तालियां बजा रहे थे, वो तालियां बजाने के साथ खाली उनकी जुबान सिली हुई थी क्या? खाली हाथ चल रहा था? पूछ लेते मुख्यमंत्री, किस मुंह से इंदौर में बैठे हो? किस मुंह से बैठे हो? तुम्हारा चेहरा इस लायक नहीं है कि इस शहर में बैठो। ये देवी अहिल्या की भूमि है जहां पे गाय के बच्चे के मरने पर वो अपने बच्चे को मृत्यु दंड देती हैं, और उस शहर में तुम बैठे हो, यहां पर गोद में नवजात, मां के गोद का नवजात चूहे काट के मार डाले, वहां तुम बैठे हो। ये आज मध्य प्रदेश को सोचने का वक्त है। मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? एक इलाका मुख्यमंत्री का है, एक इलाका विधायकों ने, जहां जहां जो विधायक है, एक पाठक है, उस पाठक ने फोन किया था जज को, बताइए खनन के मामले में जज, वो जज ने केस छोड़ दिया बेचारे ने, न्यायपालिका इनकी जेब में। एक खनन के मामले में एक विधायक जाकर के डीएम पर हाथ उठाने लगता है। मतलब एक मंत्री देश की होनहार आर्मी ऑफिसर को आतंकियों की बहन कहता है। हाँ, ये मध्य प्रदेश है। और मैं मध्य प्रदेश को भाऊ, मैं मध्य प्रदेश को तो ऐसे जानता हूं, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग, मेरी ससुराल मध्य प्रदेश में, आपका हमारा मध्य प्रदेश, आपने मध्य प्रदेश आप में पढ़ाई मेरी की, तो मैं महाराष्ट्र में मैंने सिर्फ जन्म लिया था आशीष। मेरी जन्मभूमि मेरा महाराष्ट्र हो सकती है, लेकिन मेरी कर्म भूमि इंदौर है। आज भी मैं इंदौरी कहलाने में गर्व समझता हूँ। उस शहर ने अशोक वानखड़े को पत्रकार बनाया, उस शहर ने मुझे इज्जत दी, उस शहर ने मुझे नाम दिया, उस शहर ने मुझे जीना सिखाया। चलते हैं कि और मध्य प्रदेश की पत्रकारिता, मध्य प्रदेश की पत्रकारिता, ये पत्रकारिता का एक घराना हुआ करता था। नहीं, मैं तो दूसरे, मैं इंसानों के हिसाब से, मतलब जो वहां के लोग हैं मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश बिहार को लेकर के बड़ी नकारात्मक छवि है। ऐसा मध्य प्रदेश में हुआ करता था। मध्य प्रदेश में उज्जैन जब पहली बार गया, जिस उज्जैन के मोहन यादव हैं, जब पहली बार गया तो वहां पर रिक्शे वाले से, भाई आप जान ही रहे हैं घर का हाल क्या होता है, जहां बाहर जाते होंगे, पत्नी मोल भाव रिक्शे वाले से 15 रुपए नहीं 10 रुपए लगेगा, 8 रुपए लगेगा। और वहां पे उज्जैन के रिक्शे वाले वो सब दीदी चलो, अच्छा 10 दोगी दीदी। जब हमने सुना तो हमको लगा, अच्छा ये वाकई मध्य प्रदेश अलग तो है, सही कहते हैं। हमारे यहाँ रिक्शे वाले कह दो कि 10 में नहीं 8 में चलो, तो रिक्शे वाला क्या कहता है, जब नहीं है पैसा तो क्यों आई हो रिक्शे बैठने? ये है, मैं हकीकत बता रहा हूं, पैसे नहीं है आगे रिक्शे बैठने जाओ। मतलब वो उल्टा रिक्शा वाला वहां पे, हाँ दीदी, मतलब हम कहें वाकई इस प्रदेश में एक अलग टाइप की शालीनता है, विनम्रता है। उस शालीन विनम्र प्रदेश को खोदे डाल रहे हो। अब वो विनम्रता कहां रह जाएगी? सबके मन में करप्शन का एक मामला था, करप्शन में मध्य प्रदेश बड़ा लीड करता था, जहां छापा मार दो वहीं से खजाना निकल आए। बाबू के यहाँ छापा मारो, ड्राइवर के यहाँ छापा मारो, वो छोड़ो। अरे उज्जैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक प्यून था, उसके घर में 20 करोड़ रुपए मिल गया, बताइए। तब हमने आदरणीय ताई जी को, ताई जी तब यहाँ पे स्पीकर थी, तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे लिए कुछ करें जिंदगी में। तो बोले बताइए क्या करें तुम्हारे लिए। हमने बोला हमको नगर निगम का प्यून बना दीजिए उज्जैन में। तो खूब जोर से हंसने लगी, बोले करोड़पति बनना चाहते हो, बताओ
पैसे कितने मिलते हैं, जब प्यून के घर में करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। ये अजब गजब, मतलब एक विज्ञापन आता था, अजब गजब है मध्य प्रदेश, हाँ, वाकई गजब है। और मोहन यादव काफी आने के गजब। बाद तो और ही गजब ही हो गया है भाई, घनघोर ये गजब सब हो गया। सब नहीं है। मतलब खैर वो चलिए, प्रोग्राम में बहुत कुछ अभी हम लोग को दिखाना बताना था, कुछ छूट ही गया है, लेकिन प्रोग्राम लंबा हो रहा है इसलिए रोक रहे हैं। लोग हैं। बाउन कहा था दिल्ली बुलाया जाता है, दिल्ली 2 वजह से बुलाया जाता है। एक तो इसलिए कहा हाँ जाता है दिल्ली में कि एक तो जो कुछ हो रहा है वो अखबारों में कैसे आ जा रहा है, तुम इतना भी मैनेज हाँ नहीं कर पाते हो। और बिल्कुल। दूसरी चीज, जितना वहां से अखबारों में आ रहा है उस हिसाब से हिस्सा तो कम आ रहा है, अखबारों में ज्यादा आ रहा है। ये भी वजह है। हाँ, तो अखबारों में ज्यादा है, हिस्सा में कम है, तो ये सब जो है दिल्ली बहुत दुरुस्त निगाहें रखती है। इजाजत दीजिए हमें, लेकिन ये मध्य प्रदेश, हर राज्य पर हमारा काम है नजर रखना, तो हम नजर रखे हुए हैं और उम्मीद करेंगे कि पुष्य मित्र के पुत्र संघमित्र जैसे युवा वाकई इस देश के लिए लगता है कि अच्छा, भाजपा वाले के हम घर आज में भी भी हम सच बधाई बोलने देंगे, वाला बेटा। हम बधाई देंगे, संघमित्र को बधाई देंगे और कहेंगे कि बिल्कुल बेटा ऐसा बधाई ही का रहो, पात्र है, ऐसी ही बधाई का सच्चाई के पात्र है। साथ रहो जीवन में, ऐसा ही सच्चाई के साथ रहो जीवन में। और सच्चाई का रास्ता यदि तुम्हें राजनीति छोड़ने के लिए मजबूर करती है तो राजनीति को छोड़ दो, लेकिन हाँ, सच्चाई का रास्ता मत छोड़ो, सच मत करो। बिल्कुल मत छोड़ो। ऐसे ही बस जीवन जीते रहो। और तुम्हारे आज संघमित्र ने अपने पिता का भी नाम ऊंचा किया, हम्म आज पिता का भी नाम ऊंचा किया। ये पिता ये को एक लेकिन बात अलग है समझना कि वो होगा। हम नहीं, मैं पिता अब बोल रहे हैं कि कांग्रेसी इसमें राजनीति कर रहे हो, वो तो वाद विवाद थे। हम भी कहाँ कह रहे हैं कि वाद विवाद नहीं थे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वाद विवाद प्रतियोगिता में भी बात जो निकल आई वो तो 100% सच थी, सच्चाई थी, सोने जैसी निकल के आई है। सरकारी आंकड़े आज आईना दिखा दिया इस देश के नौजवान ने। इसलिए संघमित्र एक बार फिर से बधाई तुम्हें, और ऐसे ही सच्चाई के रास्ते पे चलते रहना बेटा। नहीं, राजनीति में आने की कोई जरूरत नहीं है, हर बाप का बेटा राजनीति में ही आए ये जरूरी नहीं। आप भी नहीं राजनीति में आएंगे तो भी जीवन बहुत अच्छा चलेगा। कई राजनेता के बच्चे हैं जो राजनीति में नहीं आते, नहीं तो आपको भी फिर आकाश विजयवर्गीय जैसा बैट लेके किसी के पीछे दौड़ना पड़ेगा। वो मत करना, हम्म क्योंकि आपके भाषण से, आपके जो वक्तृत्व से मुझे ऐसा लगा कि आप एक होनहार बच्चे हो और संस्कारी बच्चे हो। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में फिर हम मिलते हैं, इजाजत दीजिए, नमस्कार।